नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। देश में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम सुधार मानी जा रही है। इस प्रक्रिया के साथ सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर तंज कसा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, बाद में एक बड़े पैनल के साथ में करेंगे खास चर्चा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम आज से शुरू हो गया है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की 103 दिन की प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस 7 फरवरी 2026 को खत्म होगी और इस दिन फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने की जो रूटीन प्रक्रिया होती है वो चलती रहेगी। इस रूटीन प्रक्रिया में एसआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर की प्रक्रिया पर अब सियासत भी होने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चुनाव आयोग की टीम के साथ हर बूथ पर कांग्रेस बीएलओ भी वोटर लिस्ट अपडेशन पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस वोट चोरी नहीं होने देगी। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत बताया। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक डरावना प्रयास है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का पूरा प्रोग्राम बनाया गया, उससे देश में बहुत तरह की राजनीतिक हलचलें हुई। जिंदा लोगों को मार दिया गया, 65 लाख वोट हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि क्यों हटाए, इसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं किया। हर विधानसभा में हमने एक विधानसभा प्रभारी बनाया BLA 2 बनाने के लिए कि एसआईआर की ये जब प्रयास करे तो कांग्रेस सजग रहे और हम हर बूथ पे आप BLA बनेगा और वो पूरी प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ के रखेगा और चोरी वोट की नहीं होने देगा। वैसे तो चुनाव आयोग साल में 4 बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया करता है। एसआईआर की इस प्रोसेस का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना है। एसआईआर की सफलता के लिए आयोग ने बिहार का उदाहरण दिया था। इसमें फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम डिलीट करना, जो नाम छूट गए हैं उन नामों को जोड़ना शामिल है। इस प्रोसेस में बीएलओ डोर टू डोर जाकर वोटर्स के नाम सत्यापित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस के बीएलओ को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। कांग्रेस पाकिस्तान के और बांग्लादेश के वोटरों से चुनाव जीतना चाहती है। निर्वाचन प्रक्रिया में केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर किया गया, जिसमें अवैध नागरिकों के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से काटे गए। अब इसी तरह से एसआईआर के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो अवैध नागरिक भारत के मतदाता बने बैठे हैं उनके नाम काटे जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के वोटों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। ये निर्वाचन प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करेगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रशासन की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता से उन्हें अवगत कराया जा रहा है। 103 दिन में पूरे अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें 11 तरह के दस्तावेज की जरूरत होगी। सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को भी देखा जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पुख्ता बताया, लेकिन विपक्ष को आयोग पर भरोसा नहीं है। तभी तो उसने अपने बीएलओ की तैनाती कर दी है। बीजेपी ने आयोग के काम की तारीफ की और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो देखिए, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ेगा। पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रेम व्यास जी। और शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अनुराग गुप्ता अधिवक्ता हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और
देखिए जो सियासत है वो देखने को मिल रही है एसआईआर को लेकर के, और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन एक बार पहले सुना देते हैं कि चुनाव आयोग का इसमें क्या कहना है। एसआईआर प्रोसेस की तारीख, घर घर मतदाता और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी 9 दिसंबर 2025। आपत्ति और दावा 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, जहां सुनवाई व सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। आखिरी मतदाता सूची जारी होगी 7 फरवरी 2026 को। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं, और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर तो जरूर कर लें। तो देखिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न मेरा शहरयार जी आपसे रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता है आप, और ऐसे में जो आपत्ति है एसआईआर को लेकर के वो जताई जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि कांग्रेस की मूल आपत्ति एसआईआर को लेकर के क्या है, क्या दिक्कत कांग्रेस को आ रही है? देखिए वैभवी जी, चुनाव आयोग का काम है देश में स्वतंत्रता के साथ, सबकी सहमति के साथ एक स्वच्छ वातावरण में चुनाव कराना। और जब उनका चरित्र ही पूरे देश में ये निकल के आ रहा है कि वो चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग बनकर काम कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमको बिहार में एसआईआर में मिले। 36 लाख वो नाम हटाए गए, लेकिन आज दिनांक तक ये नहीं बताया गया कि उसके हटाने की वजह क्या थी। उसमें उस टाइम, जैसे अभी आपकी भी बाइट में भाजपा के एक नेता की आप दिखा रहे थे कि देश के ही लोग वोट डाले, तो निश्चित ही भारत के संविधान के अंतर्गत जो देश का नागरिक है वो ही वोट डालता है। और अगर देश में विदेशी लोग आकर वोट डाल रहे हैं तो ये भाजपा की नाकाम सरकार, मोदी सरकार जो कि 2014 से देश में है, उसकी नाकामी की ओर वो इशारा करते हैं। अगर आप एक उंगली विपक्ष की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा, देश में घुसपैठियों की रोकने का काम देश की मोदी सरकार का है, ना कि विपक्ष का है। अपने पापों को विपक्ष पे थोपना ये इनकी आदत बन चुकी है, और चुनाव आयोग उसमें बायस होकर जिस तरह से काम कर रहा है वो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व बड़ी गंभीरता के साथ देख रहा है कि इस देश में सरकार है कि ये सर्कल चल रहा है, जिसमें कि चुनाव आयोग भी एक सरकार का मोहरा बन के काम कर रहा है। जब विपक्ष की 22 पार्टियों ने जाके चुनाव आयोग से ईवीएम के बारे में सवाल करा था 2022 में भी, आज दिनांक तक उसके संतुष्टि विपक्ष की नहीं करी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी दाल काली पूरी की पूरी है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल आपकी काली है। और निश्चित ही आप एक पार्टी विशेष जो सत्ता में सरकार में है, उसके कहने पे आप तारीखें तय कर रहे हैं, उसके कहने पे आप एसआईआर कर रहे हैं। आने वाले राज्यों में जहां चुनाव है, वहां अभी बिहार में आपने जनवरी में जो हर साल हर राज्य में होता है उसका वोटर लिस्ट का पुनर्गणना, वो होने के बाद आपने ओवरनाइट 1.5-2 महीने के टाइम में जब चुनाव पूरे सर पे खड़ा था तब आपने ये कराया होने पोने में। उसमें भी आपके डिप्टी सीएम तक 2-2 कार्ड लेके बैठे थे। तो ये किसका वो है? आज की बात करूं तो एक बिहार में एक नई पार्टी जो जनस्वराज है, उसके मुखिया के 2 जगह पे वोटर कार्ड निकल के आ रहा है, एक बिहार में और एक बंगाल में। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आयोग ऐसी निंद्रा में है कि इस तरह के देश में लाखों नहीं करोड़ों वोट हैं, तो ये आपकी नाकामी है, ना कि जनता की या विपक्ष की। तमाम आपत्ति चुनाव आयोग से होती है, तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं। जब भी इलेक्शन हारते हैं तब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए जाते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम बातें कही थी चुनाव आयोग को लेकर के भी, वोट चोरी को लेकर के कही थी। अब चुनाव आयोग एक्शन में आया, एसआईआर उसका तोड़ निकाला है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें आप सियासत क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग कुछ भी करे तो भी उसमें गलत है और कुछ ना करे तो भी गलत है।
वैभवी जी, यहाँ विपक्ष की जो आपत्ति है वो चुनाव आयोग की नियत पे, वैष्णवी जी, ये चुनाव आयोग की नियत पे सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसका दायित्व है कि वो सारी पार्टियों को साथ में विश्वास में लेकर एक स्वच्छ देश में चुनाव करे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र में अगर इस तरह की त्रुटियां हैं और उसकी वजह चुनाव आयोग है और अगर विपक्ष उसमें सवाल उठा रहा है, उसके जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये चुनाव आयोग वायस्थ होने के अपनी निशानी को देता है। चुनाव आयोग को विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने पूरा डाटा जो उन्हीं की साइड से उठा के दिया और उसमें एक एक घर में 160 वोट तक निकल के आए, तो ये क्या विपक्ष का काम है कि चुनाव आयोग की नाकामी है? ये चुनाव आयोग का वाइसपन है कि वो बताए कि उस जगह पे जब आप जैसे चैनल मीडिया के चौथा स्तंभ जो थे वो गए बिहार में, एक पान की दुकान पे गुमठी पे वो बुजुर्ग दादा ने बताया कि मैं पिछले 25 साल से इस जगह पे ये दुकान चला रहा हूँ, वहां पर 80 वोट उस गुमठी के एड्रेस पे है। तो आप बताइए कि विपक्ष की जो मांग है वो कहाँ गलत है? और चुनाव आयोग उसमें आज तक नहीं बता पाया कि ये चीज कैसे हुई और इसका हमने क्या निदान करा। अभी जो 36 लाख वोट हटाए हैं उसका हटाने का कारण क्या है, उसकी वजह को नहीं बताया। इवन की सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जवाब को भी अभी तक इन्होंने नहीं दिया। चुनाव आयोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल शहरयार जी, आपसे और भी जवाब लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल मैं रुख करूंगी बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी का। प्रेम व्यास जी, सहमत है आप एसआईआर से और कोई भी आपत्ति बीजेपी को इससे नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि रामचरितमानस का दोहा है कि कुटिल काक सबही डराई, सबसे डरेंगे। आप जैसे ही राहुल गांधी जी बोलने आएंगे तो वो संवैधानिक संस्थाओं पे आपत्ति दर्ज कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे अगर उनके फेवर में फैसला दे देगी तब तो सब ठीक है, नहीं तो सब जो है बायस्ड हो गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब यहाँ पर एसआईआर हो रहा है, लगभग 4 बार एसआईआर हो चुका है। तो लगभग 20-22 साल पहले हुआ इंदिरा जी के समय और उसके पहले भी 2 बार हुआ। अगर जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग बायस्ड है, तो मुझे बताइए ना कि आपने बिहार को लेकर कितनी आपत्तियां दर्ज करी कोर्ट में? जिन लोगों के नाम हटे थे वो लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई क्या? इसका मतलब प्रक्रियाएं सही थी। राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि आप अपने आरोपों के साथ में हलफनामा दे दीजिए तो हम उन आरोपों की जांच करेंगे, लेकिन हलफनामा नहीं देना है। वहां पे वे शिवगामिनी देवी जी बन जाते हैं कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, लेकिन जो है संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहते। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण के साथ में लिस्ट जारी कर दी जाए, लेकिन कहीं भी असंवैधानिक नहीं बताया गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि घुसपैठी, कांग्रेस के समय में लगभग 2 करोड़ घुसपैठियों की बात 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री स्वीकार कर चुके हैं और ये देश जानता है कि मैक्सिमम समय सरकारें किसकी रही है भारत में और किसके समय पे घुसपैठ सबसे ज्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जिस तरह से मतदाता सूची की गड़बड़ियों के निदान के लिए आज शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग को कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस डेट निर्धारण नहीं देती है। चुनाव आयोग एसआईआर पर तमाम आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं और अब मैं रुख करना चाहूंगी पीसी रथ जी का। पीसी जी, यहाँ पर अगर बात करें एसआईआर की तो तोड़ निकाला गया है ताकि पारदर्शिता आए, निष्पक्षता आए, लेकिन इसमें सियासत क्यों हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, एसआईआर का जो मसला है वो बिहार चुनाव के जस्ट पहले एसआईआर की घोषणा किए जाने के कारण चालू हुआ। दोनों पार्टियों के बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के उस मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद कुछ जगहों पर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने जब उन चीज़ों को सामने रखा कि जो जिस तरह से उसकी प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की वो सही तरीके से नहीं चल रही है, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस तरह से जब वीडियो दिखाए गए उसके बाद ये चीज़ें और विवाद पे आई और फिर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वोट चोरी के बड़े बड़े आरोपों के बाद तो फिर उस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो गई कि एसआईआर जो हो रहा है वो उन राज्यों में क्यों हो रहा है जहां तुरंत अभी चुनाव होने हैं और जहां पर बाढ़ से जूझ रहा प्रदेश है, जहां पर इस तरह से लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं, लोग बाढ़ पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में अगर एसआईआर हो रहा है तो कितना वो सही एसआईआर होगा। अगर गहन पुनरीक्षण की बात की जाए तो उससे किसी को ऐतराज तो नहीं है, यहाँ तक कि एनडीए में शामिल जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने दिल्ली पहुंच के कहा कि
हमारे राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं और जब तक चुनाव का समय आएगा तब तक के ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा करके। तो अभी भी जो 12 राज्यों में जो SIR की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, उसमें आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। यानी कि जिन राज्यों में भी सरकार को लगता है कि यहाँ पर विपक्ष की सरकारें ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से शायद आ सकती हैं, या जहाँ पर सरकार को अपने स्तर पर कहीं कुछ खतरा लगता है, वहाँ पर SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऐसा चलिए लगता PC है रथ मुझे। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पहले हम ये भी बता देते हैं कि SIR में क्या क्या जो चीजें हैं वो जरूरी है, आदमी को क्या क्या चीजें SIR में चाहिए। SIR के लिए ये दस्तावेज मान्य होंगे, पेंशनर पहचान पत्र जरूरी है, इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और ये सभी चीजें अनिवार्य है। पासपोर्ट अनिवार्य है SIR के लिए, ये चीजें जो आम लोग हैं उन्हें चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, SIR के लिए ये दस्तावेज मान्य होंगे। इसके साथ ही स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा और वन अधिकार प्रमाण पत्र भी लोगों के पास में होना चाहिए। SIR की जो प्रक्रिया है वो इससे पूरी होगी। जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है SIR के लिए, ये दस्तावेज चाहिए। राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम होना चाहिए, परिवार रजिस्टर में भी नाम होना चाहिए। इसके साथ ही जमीन या मकान आवंटन पत्र भी लोगों के पास में होना चाहिए, जो कि SIR के वक्त काम आएगा। और आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण, और ये आधार कार्ड भी लोगों के पास में होने चाहिए। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे और सबसे पहले अब मैं सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ शहरयार खान जी से। शहरयार जी, यहाँ पर पहले बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि तमाम जो आरोप है वो लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी आपत्ति क्यों नहीं आती है? सबूत है तो फिर आप कोर्ट तक जाइए ना। तमाम सवाल उठाते हैं आप चुनाव आयोग पर, लेकिन कोर्ट तक नहीं जाते। कोर्ट के आदेश को भाजपा की सरकार और चुनाव आयोग नहीं मान्य कर रहा है, तो उसके बाद वैष्णव जी सरकार के उस आदेश की अवहेलना नहीं हो रही कि SIR हम करा रहे हैं शुद्धिकरण के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 36 लाख वोटर किस कारण हटाए गए हैं उसके स्पष्टीकरण के साथ आप जारी कर दें, तो वो कारण क्यों नहीं बताया आज दिनांक तक? तो ये सब इशारे उस ओर होते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जो विपक्ष की बात है, जो विपक्ष का शक है, जो विपक्ष के आरोप है, उस पर मोहर लगाते हैं कि वायस्थ होकर काम कर रहा है। अब उनकी देखिए कितनी हठ धर्मिता है कि सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट आदेश की अवहेलना कर दी। आपने डाटा जारी कर दिया इतना, और उसमें जो मोदी जी और अमित शाह जाके वहां भ्रम की स्थिति बना रहे थे कि हम बांग्लादेशियों को और विदेशियों को यहाँ पर नहीं चुनाव में वोट डालने देंगे, उनके बाहर करने का काम करेंगे, तो वो आज तक नहीं बताया कितने विदेशी मिले, कितने देश विरोधी लोग मिले जो भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए वोट डालते थे। तो ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव में एक एजेंडा सेट करने के लिए, जनता में भ्रम और डर पैदा करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं बचा है। ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं। चुनाव में जिन राज्यों में चुनाव आते हैं वहां पर जाके इस तरह का माहौल बनाते हैं। अभी बंगाल में और 11 और अन्य राज्यों में जो चुनाव होना है वहां पर ये प्रक्रिया आज से चालू कर दी है। अब वहां पर ये फरवरी तक पूरा माहौल बनाएंगे। ये सिर्फ बांटने की एक इनकी राजनीति है, डराने की इनकी राजनीति है, और वोट चोरी करने के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोप हैं उस पर चुनाव आयोग ने आज तक क्यों नहीं अपना स्पष्टीकरण दिया? उनको बताना चाहिए कि ये आपकी साइड से उठाया हुआ डाटा है और राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। आप उनसे एफिडेविट मांग रहे हैं, वो विपक्ष की, पूरे देश की विपक्ष की आवाज है, उनकी बात को सत्यता क्यों नहीं मांगेंगे? एक झूठे प्रधानमंत्री जो अपनी एजुकेशन नहीं बता पा रहा है कि वो 11वीं है, 10वीं है या ग्रेजुएट है, वो कहां से है वो नहीं बता पाए आज 11 साल में देश की जनता को। और विपक्ष के वो नेता जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश में नहीं विदेश में भी है आज के दिनांक में, मेरे मित्र, यहाँ पर चाल चरित चेहरा होता है और कांग्रेस के नेताओं का चाल चरित चेहरा है जो आज मोदी जी जिस 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं ना, वो देश का निर्माण कांग्रेस की सरकारों ने करा है, जिससे आज देश की अर्थव्यवस्था है। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि सवाल तो उठेगा पारदर्शिता पर, क्योंकि जब चुनाव
चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए थे कि कितने घुसपैठिए निकले, क्या हुआ, तो इसका कोई जवाब चुनाव आयोग की ओर से सामने नहीं आया है और इसीलिए विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहता है। देखिए, महाराष्ट्र में 3 फरवरी 2025 को आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा आरोप लगाया गया था कि 70 लाख वोट जोड़े गए। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। उसके बाद में 9 जुलाई को आरोप लगाया गया कि नहीं 1 करोड़ लोग वोट जोड़े गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि लगभग 40 लाख वोट जोड़े गए। तो 1 करोड़ वाली कहानी झूठी, उसके पहले 70 लाख वाली कहानी झूठी। उसके पहले बिहार में रंजू देवी को लेकर आए थे और रंजू देवी का कहा कि इनका तो वोट कट गया है। अगले दिन रंजू देवी टीवी पत्रकारों के माध्यम से कहती है कि मुझे तो उठाकर ले गए और कहा था कि ये शब्द तुमको वहां जाके कहना है। तो आप विश्वसनीयता किस व्यक्ति की है? वो व्यक्ति जो हर मंचों से जो है झूठ बोलने का कार्य करता है, उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर क्या चुनाव आयोग बार बार जवाब देगा? और अगर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अगर राहुल गांधी जी नहीं करना चाहते तो आदरणीय शाहरियार खान जी स्पष्ट कर दे कि ये राहुल गांधी जी जो है किसी भी तरह की संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो है पालन नहीं करेंगे। शाहरियार खान जी बदतमीजी ना करें, आपके बीच में बोला। अरे प्रेम बदतमीजी नहीं करें, बदतमीजी मुझे भी करना आती है, पर आप बदतमीजी ना करें। आपके समय पर बोल दे, ओलंपिक में आप झूठ अपने समय बोलने पे की बोले, प्रतियोगिता बदतमीजी होना ना तो भाजपा करें। के इसी नेता और बदतमीजी के हमारे कारण आपकी ये परिस्थिति मोदी हुई है जी कि देश में 3 गोल्ड बार से मेडल आपको लेके आ नदारद जाएंगे। कर दिया है। सिल्वर की वहाँ आपका जो बातें है नहीं होगी। अमानतुल्लाह खान सारे गोल्ड 25 मेडल बच्चों के भारत साथ में लाएगा अगर आकर झूठ बोलने यहाँ की पर वोट प्रतियोगिता डाल रहा है, ओलंपिक में रख दी उसका जाए। वोट कैसे ये कट जाएगा? देश इस के चीज की मुखिया का आपत्ति है। ये इस चरित्र दुष्ट है चरित्र को जो भाजपा है जो केंद्र में कांग्रेस सरकार कार्यालय में तक पिछले सीमित 11 रखा साल से है। विपक्ष राष्ट्रीय की निवेश आवाज में को जब दबाने बैठे की तो इन नाकाम चरित्रों कोशिश के साथ ना आप इस बैठे। बात का आप जवाब प्रश्न तो करने की महीने में हिम्मत रखते चलिए, हैं आपकी तो बात जवाब मानते सुनने हैं। की हिम्मत 2 रखें। महीने में जिस तरह के 40 कृत्य आपके लाख शीर्ष वोटर नेता पैदा करते हो हैं, गए आपके महाराष्ट्र प्रदेश में। के मुख्य नेता अरे करते हैं, बताइए उस ना। तरह के कृत्यों को अरे आप बताइए, यहाँ पर 2 टीवी महीने चैनल के में माध्यम से महाराष्ट्र में प्रसारित 40 करते लाख हैं। वोटर आपको समय दिया गया था, लेकिन आपको सिर्फ फर्जी आरोप लगाना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जवाब दीजिए एक भी बात का। आपने कौन से झूठों से ये जवाब नहीं लेना चाहिए, उस वायस चुनाव आयोग से ये जवाब नहीं लेना चाहिए कि ये 40 लाख लोग 2 महीने में कहां से आ गए, ये बताइए ना। चलिए वो आपको रोकना चाहेंगी क्योंकि मुद्दे से भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और फिर से लौटेंगे, एसआईआर पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो एसआईआर सर्वे हुआ है उस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में एसआईआर सर्वे में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर सत्यापन और 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति का समय निर्धारित है और 25 से 31 जनवरी तक दावा आपत्ति पर सुनवाई और सत्यापन होगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी। 2003 में छत्तीसगढ़ में लगभग 1 करोड़ 53 लाख मतदाता थे। पुरुष मतदाता करीब 79 लाख, महिला मतदाता करीब 74 लाख थी और 2023 में लगभग 2 करोड़ 3 लाख 80 हजार मतदाता है। पुरुष मतदाता 99 लाख 26 हजार। इसके साथ ही 2003-2023 के बीच मतदाताओं की संख्या में लगभग 32.7% तक की वृद्धि हुई है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे और मैं रुख करूंगी पीसी रथ जी का, वरिष्ठ पत्रकार। पीसी रथ जी, एसआईआर से आपने जैसा कि पहले उदाहरण दिया था आंध्र प्रदेश का, और ऐसे में अगर एसआईआर की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, क्योंकि पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल लगातार उठते हैं, तो पारदर्शिता इससे कितनी आएगी? निष्पक्षता से गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का किया जा रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और उसमें सरकार के पास सारे संसाधन हैं। और जैसा कि ट्रिपल इंजन सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो ज्यादातर जगहों पर सरकार जो है पूरी अच्छी तरह से छानबीन करके, अच्छी तरीके से घर घर सर्वे करके, जिसके लिए पर्याप्त समय अभी निर्धारित किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से एसआईआर का काम किया जा सकता है। इसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बस ये है कि वो आंकड़ों को लेकर के, जो तथ्य हैं उसको लेकर के अपनी बीच बीच में अपनी विशेष मीटिंग करके विशेष तरीके से सूचनाओं को जाहिर करे, अपने वेबसाइट में लोगों को पारदर्शितापूर्ण ढंग से चीजों को बताए कि इस बीच
इतने आवेदन कलेक्ट किए, इतने हमने इस बीच गलत लोगों को पाया, इतने अवैध मतदाता पाए। इस तरह से सारे डाटा अगर चुनाव आयोग बीच बीच में शेयर करता रहेगा, जिले स्तर के डाटा उपलब्ध कराता रहेगा, तो विपक्षी दलों को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर पारदर्शिता न होने का जो आरोप लगता रहा है, वो इसका मुख्य कारण यही है कि चुनाव आयोग से जो मांगे की जाती है, जिस तरह से अवैध मतदाताओं की सूची दीजिए, घुसपैठियों की जो अगर आपने पाए हैं तो उसकी सूची दीजिए, किन जिलों में कितने घुसपैठी पाए, किन जिलों में किस तरह से आंकड़े आपके पास आए, तो उस तरह से वो डाटा अगर उपलब्ध करा देते तो ये आरोप नहीं लगते। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत दूर है और जब 3 साल बाद चुनाव होने हैं, 2.5 साल बाद चुनाव की प्रक्रिया होगी, तो उसमें छत्तीसगढ़ में पर्याप्त समय है। और इसके साथ ही जो बाकी राज्य हैं जहां पर चुनाव में अभी दूरी है, तो उन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए और सही समय पर सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में एक एक मतदाता का बहुत महत्व है और अगर अभी के तकनीकी युग में अगर हम उस तरीके से चीजें उपलब्ध, इंटरनेट एज में अगर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है और सिस्टम को कर्मचारियों को चलिए उस तरह से जैसा जी। पीसी रथ जी, अब मैं रुख करूंगी शहरयार जी का। शहरयार जी, लगातार जो आरोप है वो तो लगा रहे हैं आप, और इसके साथ की बीएलओ की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग पर आपकी बातों से ही, इसके साथ की जो सवाल उठाए जाते हैं उससे ही साफ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग पर विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लगातार जो आरोप है वो लगाए जाते हैं, और इसलिए बीएलओ की तैनाती की है। तो क्या लगता है, बीएलओ की तैनाती से पारदर्शिता आ जाएगी? देखिए, जो विपक्षी पार्टियों को अपने हिसाब से कदम उठाना चाहिए, उसमें एक बीएलओ की तैनाती भी है, क्योंकि वो सीधे चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और निश्चित ही जिस तरह से देश में ये उदाहरण निकल के आए हैं, तो हम विपक्ष होने के नाते, मुख्य विपक्ष होने के नाते देश में इन सब चीजों का गंभीरता के और गहनता के साथ ध्यान रखेंगे। और अभी आपने जो छत्तीसगढ़ का पूरा शेड्यूल दिखाया है, उसमें देखिए छत्तीसगढ़ में मैंने एनजीओ के माध्यम से काफी काम किया है, तो वहां के दूरस्थ स्थलों के होते हुए भी चुनाव आयोग ने आपत्ति का जो टाइम दिया है, वहां पर 25 जनवरी से 31 जनवरी दिया है, यानी मात्र 6 दिन। 6 दिन में उन दूरस्थ इलाकों से वहां के ग्रामीण जो कि अनलिटरेसी की मार से भी जो सूचनाएं हैं वो बहुत छन के बहुत लेट पहुंचती हैं, और उनको 6 दिन का समय दिया कि अगर आपको यहाँ दावा आपत्ति है वो 6 दिन में करें, नहीं वो 6 दिन में करें, नहीं तो हम जो 7 फरवरी को वो लिस्ट जारी कर देंगे। तो इससे साफ जाहिर नहीं होता, जिस राज्य में अभी लगभग 2 साल 3 साल से ऊपर है चुनाव में, उसमें इतना कम मार्जिन रख के आप ऐसी क्या जल्दी है? जहां पर आपको चुनावी फायदे लेना है, जिन राज्यों में चुनाव है, वहां तो आपकी नियत पे खोट का समझ आता है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें अक्टूबर नवंबर 2028 में चुनाव होना है, और वहां के चुनावों के लिए इतना कम मार्जिन, नैरो मार्जिन रख के आप सूची को जारी कर देंगे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं षड्यंत्र की तरफ इशारा नहीं करता, जो विपक्ष की मांग रहती है। और मेरे मित्र प्रेम व्यास जी, महाराष्ट्र का आपने जो उदाहरण दिया, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, 40 लाख वोट बढ़े थे ना, 2 महीने में 40 लाख वोटर कहां से आ गए, ये तो बताना चुनाव आयोग का दायित्व है नहीं है? यह भाजपा की चुनाव आयोग मशीन बन के काम कर रही है। 40 लाख कोई आंकड़ा होता है, 2-3 हजार की बात नहीं हो रही, यहाँ 40 लाख की हो रही है। उससे पूरी की पूरी सरकार बदल गई वहां पर। यह है आपकी वोट चोरी का, जो विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया। प्रेम व्यास जी, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? 40 लाख है तो 40 लाख ओवरनाइट। मैं सबसे प्रथम तो आपसे आग्रह करूंगा कि अब इनका फेडर डाउन कर दें, क्योंकि ये आदमी अभद्रता करने लगे। ये देखिए, वापस अभद्रता इनकी बहुत अति हो रही है। मैं फिर अभद्र भाषा में बात करूंगा तो मुझे लगता ठीक नहीं होगा। अरे आप बताइए ना, आप ही के आंकड़े पे बात कर रहा हूँ, 40 लाख कहाँ से आ गए वो तो बताएंगे, नहीं बताएंगे? हो गया। बिल्कुल, प्रेम व्यास जी कहिए आप इस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। शांत हो रहा है, जवाब दे दो। ठीक है, 40 लाख का आंकड़ा मैंने तो पहले आपसे कहा, आपने कहा राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, तो आप पहले स्वीकारो कि राहुल गांधी जी झूठे आरोप लगाते हैं, पहले उसको स्वीकार लो। दूसरा, आपके मंत्री राजन्ना कर्नाटका में उन्होंने कहा, फिर बोलने लगे। इस तरह से डिस्कशन नहीं हो सकता, या तो भारत को सारे स्वर्ण मिलेंगे।
हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा झूठे हैं, सबसे ज्यादा अविश्वसनीय शख्सियत कोई देश में है तो वो प्रधानमंत्री हैं। ये उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने का 11 साल में काम करा है। जब देश का प्रधानमंत्री जितना गरिमा अभी तक हुआ है, चाहे वो विपक्ष की किसी भी पार्टी का रहा हो, वैष्णवी जी आपको ठीक लग रहा है तो इनको कंटिन्यू कराइए या तो मैं बाहर हो जाऊंगा। वो शहरयार जी पहले जवाब ले लेते हैं। आपने तमाम आरोप लगाए तो उसके जवाब भी जरूरी है। प्रेम व्यास जी अब आप कहिए। शहरयार जी इस मंच पे हम अपनी बात रख पाएंगे। जी प्रेम व्यास जी कहिए आप। इनकी अभद्रता हर चैनल पे इसी तरह रहती, मैंने इसीलिए आग्रह करा आपसे। वैष्णवी जी बुलवाइए, अब बुलवाइए, ये सच नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। जी कहिए प्रेम व्यास जी। नहीं, ये सच सुनना ही नहीं चाहते। ये जो है जिस तरह से दिग्विजय सिंह शहरयार जी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका भारतीय जनता पार्टी को वोट गिरता है। शहरयार जी उसका उत्तर भी आप सुनिए। उसके बाद में भाग गए। हिट एंड रन की प्रवृत्ति है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इनको कि आकर सिद्ध करिए कि आप बटन दबाते हैं और बटन जो है। शहरयार जी आप नहीं कर पाते। प्रेम व्यास जी की पूरी बात पूरी होने के बाद में कहिएगा। प्रेम व्यास जी आप कहिए। ठीक है, 40 लाख वोटों का बकायदा पूरा निरीक्षण करने के बाद में लिस्ट जारी हुई है। किसी का नाम अगर कटा हो तो उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी का नाम 19C फॉर्म है, बड़ा हो और गलत जुड़ गया हो तो इनके बीएलए हैं जिनको प्रदर्शित की गई लिस्ट है। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो निश्चित रूप से आपत्ति जताना थी। कर्नाटका में राजन्ना साहब ने कहा कि हमारे यहाँ भी तो नाम जुड़े हैं, हमारे यहाँ लाखों नाम जुड़े, लाखों नाम कटे, तो उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जहां पर आपके नेता आपको आईना दिखाने का कार्य करेंगे वहां पर आप उनका मंत्री पद छीन लेंगे। दूसरा, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी की मैं एक बात से सहमत नहीं हूं। इन्होंने कहा कि जहां पर हमें लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, मध्य प्रदेश में लगभग 20 सालों से हमें, गुजरात में हम सदृढ़ स्थिति में, राजस्थान में सदृढ़ स्थिति, छत्तीसगढ़ में सदृढ़ स्थिति, कहां पर ऐसा लगता है 12 से मैक्सिमम राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सरकारें रिपीट करी है। तो ऐसा किस राज्य से अंदेशा होता है कि वहां पर हम इस प्रक्रियाओं को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वहां हमारे वोट कट जाएंगे। दूसरा, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। घुसपैठियों की बात गृह मंत्रालय तक रिपोर्ट जाती है, एक्शन लेने का कार्य गृह मंत्रालय का होता है। चुनाव आयोग का कार्य होता है कोई फर्जी वोटर अगर है तो उसको हटाया जाए, कोई विदेशी नागरिक है तो उसको हटाया जाए, कोई ऐसा वोटर जो अपनी उम्र पार कर गया हो तो उसको हटाया जाए। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब बात रखी गई थी, चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण के साथ में पूरी प्रक्रिया रखी थी। दूसरी तरफ है कि 3 बार बीएलओ घर पे जाएंगे, अगर उसके बाद भी नाम टूट जाता है, जुड़ जाता है, कट जाता है, उसके बाद भी प्रक्रिया प्रणाली है जिनका प्रयोग करके 6 माह के भीतर अगर गलत तरीके से नाम कट गया। शहरयार जी पहले एक प्रतिक्रिया यहाँ पर पीसी रथ जी से ले लेते हैं। पीसी रथ जी आप कहिए, क्योंकि किसी बात से यहाँ पर जो प्रेम व्यास जी है वो सहमत नहीं दिखाई दिए हैं और ये भी जानना चाहती हूँ कि मिली भगत के जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी और चुनाव आयोग के, वो कहाँ तक सही है? डॉक्टर प्रेम व्यास जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकारें रिपीट करने का मतलब है कि उस चुनाव आयोग के कामकाज में किसी तरह की कोई खामी नहीं है? क्या सरकारें रिपीट करने का इसके पहले दूसरी पार्टियों का इतिहास नहीं रहा है? कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां 25-25 साल तक के सरकारें चली हैं लगातार, 30-30 साल तक सरकारें चली हैं लगातार देश में, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने अपना काम किया है और उस समय पारदर्शिता रहती थी। अभी जो आरोप लग रहे हैं वो यही आरोप लग रहे हैं, एक मकान से 160 लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे आ रहे हैं, और वो भी अलग अलग आयु उसके धर्म के लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, जो एक मकान में, एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, एक भवन में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। उस तरह की स्थितियां आई और जिसका चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी तरह से जिन राज्यों में अभी चुनाव होना है, जिन राज्यों में, उसमें मणिपुर जैसे भी राज्य हैं जहां पर स्थितियां अभी बहुत ज्यादा विसंगतिपूर्ण चल रही है, तो वहां पर जो बॉर्डर के राज्य हैं वहां पर घुसपैठियों की ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा आशंकाएं हैं। उसको लेकर के चुनाव आयोग को संवेदनशील तरीके से पहल करनी चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया करके बॉर्डर के राज्यों की इस तरह की स्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए कि वहां वास्तविक स्थिति मतदाताओं की क्या है। हमारे
हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर के, हमारे यहाँ लद्दाख को लेकर के जो स्थितियां हम मीडिया में लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से जन असंतोष और दूसरी चीजें देख रहे हैं, उसको अच्छी गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची तैयार करके पारदर्शिता लानी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आगे चल करके किसी किस्म के देश में अशांति का कारण बन सकते हैं। उससे बचने के लिए ज्यादा जरूरी है कि ऐसे राज्यों में स्पष्टता से गहन पुनरीक्षण किया जाए और जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए चुनाव में। बिल्कुल, तमाम जो आरोप है वो भी लगाए जाते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल एसआईआर में पारदर्शिता को लेकर के उठ रहा है। शहरयार जी, अब आपसे जवाब लेना चाहूंगी। आप कह रहे थे प्रेम व्यास जी से, और इसके साथ ही एक सवाल और, क्योंकि जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी से कांग्रेस जीतना चाहती है, इसलिए बीएलओ तैनात किए गए। देखिए वैष्णवी जी, भाजपा है जब खुद कहीं ना कहीं फंस जाती है तो विपक्ष पे इस तरह के आरोप लगा जाते हैं। 2014 से 11 साल हो गए देश की सीमाओं की रक्षा की अमित शाह और भाजपा की मोदी सरकार का काम है। अगर उसके बाद भी इस देश में ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं तो निश्चित ही ये सरकार की, जो इस देश का नागरिक है, वैध नागरिक है, और जो इस देश का नागरिक है, वैध नागरिक है, और जो इस देश का नागरिक होने के नाते चुनाव में वोट नहीं डाल पा रहा और दूसरे आके डाल रहे हैं, तो ये भाजपा की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मेरे मित्र महाराष्ट्र का जो 40 लाख वोट का तो जवाब नहीं दे पाए, मैं बता दूं, जब इससे पहले जो 1 साल चुनाव के परिणामों के बाद पे उस डाटा को स्टोर करके रखा जाता था और अब उसको घटा के 1.5 महीने करा गया। 1.5 महीने के अंदर ही भी जब विपक्षी पार्टियों ने उस डाटा को चुनाव आयोग के सामने पेश करा, उदाहरण के साथ दिया कि हमको इसका पूरा वो चाहिए डिटेल्स और इसका जवाब, तो उसने जवाब नहीं दिया। जब हम लोग विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आज दिनांक तक उसका कोई संतोषजनक जवाब ना सुप्रीम कोर्ट को ना विपक्ष को दिया गया। तो इससे ये सब चीजें वैष्णवी जी गहराई के साथ एस्टेब्लिश हो जाती हैं कि ये राहुल गांधी का जो आरोप है, विपक्ष का जो आरोप है, ये सरकार वोट चोरी करके वायद चुनाव आयोग के चुनाव बता रहे हैं कि देश की जनता नहीं, वो चुनाव आयोग और वो फर्जीवाड़े आपको चुनाव जिता रहे थे, जो अब खुल के सामने आए। हम भी ये समझते थे कि अरे भाजपा के साथ शायद देश की जनता का मानस है और इसलिए ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, अब वो आंखें खुल गई, विपक्ष की भी, देश की भी, और आपको 14 तारीख को परिणामों में दिखेगा बिहार में इनकी वहां पर ऐसी जनता ने ये लोग अपने आंसू पोंछने के लिए बगले झांकेंगे। इसीलिए ये रात दिन गली गली घूम रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री बिहार में। अगर आप 20 साल 21 साल आपने काम करा है तो आपको इतनी क्यों बेचैनी है, क्यों आप इतने पगलाए हुए हैं कि गली गली में घूम रहे हैं और दूसरे विपक्षी नेताओं को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जन स्वराज जैसी नई उत्पन्न हुई पार्टी। चलिए शहरयार जी जवाब ले लेते हैं, और प्रेम व्यास जी आपसे जानना चाहती हूं कि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी से कांग्रेस जीतना चाहती है, इसलिए बीएलओ तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। वैष्णवी जी, मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि मुझे आदरणीय पत्रकार महोदय का, विश्लेषक महोदय का भी जवाब देना और इनका भी जवाब देना। उन्होंने, मैं पहले उनकी बात पे आ जाता हूँ। उनका जो प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से, बोलिए शहरयार खान जी, कुछ और बोलना है तो बोल लीजिए, मैं इकट्ठा जवाब। के चौथे स्तंभ को भी डराने का, धमकाने का काम 11 साल में करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं रथ जी को, ऐसे पत्रकार आज भी जीवित हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी आवाज को। चलिए शहरयार जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में अनुराग गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और अनुराग जी, आपसे जानना चाहती हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें सियासत तो हो रखी है, लेकिन एक अधिवक्ता के नजरिए से देखें तो एसआईआर क्या है? एफआईआर यदि कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है तो एक आम आदमी जाएगा करना। तो एफआईआर जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या कहीं भी कोई भी अन्य पुलिस स्टेशन में जा करके वो एक कंप्लेंट दे सकते हैं और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन उससे संज्ञान लेकर एफआईआर कर सकता है। यदि वो पुलिस स्टेशन उससे संज्ञान लेकर एफआईआर नहीं कर रहा है तो उनके पास बहुत सारे और अधिकार हैं, जैसे कि वो अपने नियरेस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो एक आवेदन दे सकते हैं, और यदि उसके बाद भी उस पर कोई जांच नहीं हो रही है या कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, वो ठंडे बस्ते में जा चुका है,
तो वो न्यायालय का सहारा लेकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने वो एक एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो होता है क्या है, जो आम आदमी है उनको इन प्रक्रियाओं के बारे में मालूम नहीं है, और जिसमें सरकार का काम होना चाहिए कि लोगों को उनके नैतिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में समझाएं। बिल्कुल, एसआईआर से ये भी कहा जा रहा है कि निष्पक्षता होगी, इसके साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और अब मैं रुख करूंगी प्रेम व्यास जी का। प्रेम व्यास जी, तमाम आरोप यहाँ पे शहरयार जी लगा रखे थे, और अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है इन आरोपों पर। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। आदरणीय पीसी भाई साहब से जो मैंने जवाब दिया कि वो उनके प्रश्न के अनुकूल था। यहाँ पर देखिए पुनः विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप बताइए आदरणीय, मैंने कोई असम्मानजनक बात करी हो तो? ये विक्टिम कार्ड खेलने का कार्य कांग्रेस करती है। दूसरी तरफ है कि जो प्रश्न पूछे गए थे चुनाव आयोग की वेबसाइट से, उस पर पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है। 6 महीने तक डाटा स्टोर रहता है। आप बताइए वैष्णवी जी, आज रिजल्ट्स आ गए, आज हार जीत घोषित हो गई, आप कितने दिन इंतजार करेंगे? चुनाव आयोग ने 40 लाख लोगों का डाटा दे दिया। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 महीने बाद आप उठकर जाएंगे कोर्ट में और चुनाव आयोग के पास कि भैया हमको पुराना डाटा दे दो। भैया, डाटा रिस्टोर का काम तो 2003 में भी हुआ था, इंदिरा जी के समय भी हुआ था, और आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय हुआ था, जब 72,000 वोट काट दिए गए थे। पहला वोट चोरी आदरणीय बाबा साहब के चुनाव में कांग्रेस ने करी थी। 12,000 वोटों से बाबा साहब को हराया था। उसके बाद बकायदा बाबा साहब कोर्ट गए थे। उस समय का डाटा नहीं, लेकिन आज डिजिटलाइज समय है। एक समय निर्धारण होता है। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया तय करी है। अगर आपको आपत्ति है तो आप इतने समय में आपत्ति दीजिए, उतने समय में चुनाव आयोग आपको पूरा डाटा देगा। और मुझे लगता है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को बताया था। शहरयार जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? वैष्णवी जी, मैं अपने मित्र की बुद्धि पे मेरे को तरस आ रहा है। मैं कई बार बोल चुका, जब हम 45 दिन के अंदर महाराष्ट्र में 39 लाख वोटों को विधानसभा, पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव आयोग के पास गए, जब वहां पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट गए, और आज दिनांक जो हम बैठे हैं 28 अक्टूबर 2025 तक वो जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद तो ये कैसी बातें कर रहा है? वो जो अभी मेरे मित्र एक बता रहे थे, इस तरह से प्रक्रिया पे जाए, जब सुप्रीम कोर्ट की बात को ये सरकार और ये चुनाव आयोग नहीं मान रहा, तो आम जन साधारण की बातों को, जो प्रक्रिया उन्होंने बताई कि यहाँ जाए वहां जाए, वो सबको मालूम है। सारी चीजें फॉलो हो चुकी हैं। जब वो निष्क्रिय हो चुकी हैं, जब देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो चुकी है, तो ये प्रेम व्यास जी, आप भी कहिए, नहीं तो आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे। मुझे लगता है वैष्णवी जी, जितना गंभीर आरोप है, तो मुझे लगता है कि अगर इस आरोप का संज्ञान लिया जाए, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फाइल हो चुकी है, शुद्ध रूप से ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है न्यायालय की अवमानना करी है, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करी है, और इसके लिए इनको क्षमा याचना करनी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठने की सुप्रीम कोर्ट फाइल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे रही है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान टिप्पणी करने के लिए सबसे पहले क्षमा याचना करनी चाहिए। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता जिस तरह से झूठ प्रदर्शित करते हैं, इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर झूठ प्रदर्शित करते हैं, दिग्विजय सिंह साहब फर्जी डेमो करके झूठ प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से इनके प्रवक्ता आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए शब्द कहे गए, सबसे पहले तो उस पर आपत्ति है और उस पर क्षमा याचना करें। नहीं तो मुझे लगता है कि ये लीगल एस्पेक्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाहर हो चुकी है। ये शुद्ध रूप से इस बात का उल्लेख कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्षमा याचना करें कि इन्होंने जो शब्द कहे वो इनकी खुद के द्वारा गढ़े गए शब्द है। सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी आज सर्वोच्च न्यायालय किसी भी तरह का आदेश पारित करने के लिए किसी पार्टी की तरफ देखते हुए बाध्य नहीं है। आज अगर किसी तरह का कोई आदेश दिया जाता है तो उसको संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया को किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के शब्द निकाल रहे हैं आज इनको कांग्रेस पार्टी को क्षमा करनी चाहिए। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, अनुराग जी हमारे साथ पे बने हुए हैं। अनुराग जी, एसआईआर को लेकर के मिलीभगत के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है, इससे आप कितने सहमत हैं और क्या लगता है आपको इस पर? मैम, ऐसी आलोचनाएं नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि
पुलिस हुआ या फिर कोई भी ऐसी जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है ना, यदि हम ऐसे बीइंग अ पार्टी और बीइंग इन ऑपोजिशन अगर आरोप लगाएंगे तो इससे एक लेमैन का भरोसा क्या रहेगा? उनका भरोसा तो टूट जाएगा ऐसी जांच एजेंसियों पे। हमें मिलकर के ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि इस पे निष्पक्ष जांच हो और आगे जो भी होना है वो होगा, पर एटलीस्ट जांच तो हो इस पे। अरे जांच तो तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानेगी ये सरकार और चुनाव आयोग। मेरे मित्र, आप भी संविधान को समझते हैं और वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है तो लेमैन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप बताइए ना, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, कांग्रेस नहीं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, राहुल गांधी ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। शहरयार जी, लेकिन आप बीएलओ तो रख रहे हैं ना, पारदर्शिता के लिए आप बीएलओ रख रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो वोटर लिस्ट में। बिल्कुल, इन चोरों से हमको अपनी सुरक्षा करनी है तो हम बीएलओ रख रहे हैं। बिल्कुल, अगर लेकिन शहरयार जी जब भी विपक्ष हारता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। मान लीजिए अगर विपक्ष जीत जाता है तो फिर क्या चुनाव आयोग ठीक है, सही है कांग्रेस के लिए? नहीं 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 नहीं, हमने तेलंगाना में भी उसके बाद भी बोला, इसका मतलब जो प्रक्रिया हुई वो सही हुई। अभी ये खुद ही कह चुके ना कि बिहार में जब रिजल्ट आएंगे तो हम बता देंगे, तो इसका मतलब चुनाव में जो प्रक्रिया हुई वो सही है, लेकिन देश में इस तरह से माहौल। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीसी रथ जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आरोप तो लगाए जाते हैं लेकिन जब भी रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद में आरोपों का क्या होता है? क्योंकि जब भी रिजल्ट आते हैं तो या तो फिर अगर कांग्रेस जीतती है तो वो चुप रहती है, चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न नहीं होते, और जब हार जाती है तो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाए जाते। जी, ऐसा होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार का अगर आप ध्यान दें तो कर्नाटका और तेलंगाना में दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन वहां पर वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने लगाया। वहां पर कुछ जगहों पर वोट का गलत तरीके से लिस्टिंग की गई थी और वहां पर वोट को लेकर के वो एक एक घरों में इतने ज्यादा लोग कैसे दर्ज थे नाम, इस तरह से आरोप लगे थे। और वो जबकि सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी, और उसके बाद कुछ एसआईटी का गठन भी किया गया है जिसको लेकर के वहां पर बड़े पैमाने पर चर्चाएं चल रही हैं, और बड़े पैमाने पर कि चुनाव आयोग के लोगों को भी उसमें गवाही के लिए बुलाया जाएगा, और उस तरह से कुछ ये संघ राज्य के बीच का मामला भी हो सकता है उस मामले में आगे चल करके। तो मूल मुद्दा यही है कि अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अलग अलग स्तर पर लोगों के वोट के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनकी नागरिकता के आधार पर वो सही तरह से सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभा सकें, उसके लिए हम सतर्क हैं। तो मुझे लगता है इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी जो सरकारें हैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पर गहन मतदाता पुनरीक्षण की ये जो एसआईआर की बात है वो होनी चाहिए, केवल 12 राज्यों में नहीं बल्कि सीमावर्ती सभी राज्यों को शामिल करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया की जानी चाहिए और सभी पार्टियों को मौका दिया जाना चाहिए। और जो डाटा इसमें आते हैं, जैसे देखिए आप पिछले बार के विवाद के बाद बिहार चुनाव के समय बिहार के एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए, एक मतदाता के पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र के अलावा आधार कार्ड को भी माना जाए उसमें, जबकि सरकार नहीं चाह रही थी, चुनाव आयोग नहीं चाह रहा था कि आधार कार्ड को उसके लिए उचित आधार नागरिकता का माना जाए। अनुराग जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुराग जी, ये जानना चाहती हूँ कि लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो काफी कठिन है और लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, तो क्या लगता है आपको कि ये जो प्रोसेस है एसआईआर की वो कठिन है और लोग इसमें साथ नहीं दे पाएंगे? मैम, ऐसा नहीं है। एफआईआर की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो जब ललिता कुमारी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 0 एफआईआर की एक प्रक्रिया चालू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि घटना स्थल के अलावा भी अन्य किसी जुरिडिक्शन में भी जाकर के आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। फिर वहां पे 0 में एफआईआर कायम होगा और एफआईआर कायम होने के बाद फिर एसपी के माध्यम से उस क्षेत्र में जाएगा एफआईआर। तो एफआईआर की प्रक्रिया इतना मैडम कोई वो नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली क्या है मैम, लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस नहीं है उस तरीके का कि अवेयरनेस नहीं है उस तरीके का कि लोगों को जिससे पता चले कि एफआईआर का प्रोसीजर क्या है, कैसे जाना है, आपके राइट्स क्या हैं रिलेटेड टू एफआईआर,
मैम देयर आर एन नंबर ऑफ राइट्स, और रिसेंटली जो अभी बीएनएसएस आया है मैम, बीएनएसएस में बहुत सारी चीजों को अमेंड भी किया गया है कि आप उसमें आप एसपी के पास जा सकते हो, रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हो, रिटर्न एप्लीकेशन देने के बाद एसपी का इस पे क्या रहेगा लुकआउट, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ जजमेंट, देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज। बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि लोगों को लीगल अवेयरनेस नहीं है मैम। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कठिन नहीं है और ऐसे में लोग भी ज़रूर एसआईआर में साथ देंगे। और अब मैं रुख करूंगी यहाँ पर प्रेम व्यास जी का। प्रेम व्यास जी, अब सहमत तो है ही आप एसआईआर से, तो छोटा सा एक आपका उत्तर कि अब आपकी आगे की तैयारी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिर्फ भारत के नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वे भारत की सरकार के लिए जो चुनाव की पूरी प्रोसेस है उसमें हिस्सा लें। पारदर्शिता के साथ में चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है। समय समय पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जो है प्रदर्शित भी करता है कि उसने क्या कार्रवाई की, कैसे करी। अगर लीगली किसी को समस्या होती तो निश्चित रूप से आर्टिकल्स में विभिन्न धारा है जिसके माध्यम से वो वहां जा सकते हैं। कुछ नाम अगर कट जाते तो उसके बाद भी फॉर्म 19C और इस तरह की तमाम योजना है जिसके माध्यम से छूटने के बाद भी व्यक्ति अप्लाई करके अपना नाम जुड़वा भी सकता है, और अगर उसको लगता है कि इनके नाम गलत तरीके से जुड़ गए तो कटवा भी सकता है। दूसरी तरफ है कि राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी कर्नाटका और बेंगलोर को लेके, लेकिन कर्नाटका बेंगलोर के खुद के वरिष्ठ नेताओं ने, जबकि वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उन्होंने इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। दूसरी तरफ है 2022 में डिलीशंस की बात को लेकर बात हुई थी, उसके लिए चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि देयर आर सम अटेम्प्ट्स हैड मेड, और उसके खिलाफ उन्होंने शिकायत भी दर्ज करी थी। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ में चुनाव आयोग जवाब भी दे रहा है। उसके बावजूद अगर समस्या है तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं का संपूर्ण पालन चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है। अगर कोई आपत्ति लेता है तो उनको पंत साहब का और गिल साहब का पुराने समय का एक इतिहास देखना चाहिए, राडिया टेप का इतिहास देखना चाहिए, और उसके बाद भी अगर कहते हैं बायस्ड है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखित करने वाला स्टेटमेंट हो नहीं सकता। बिल्कुल, अब इस पर भी जवाब ले लेते हैं। शहरयार जी, एक छोटा सा उत्तर आपका भी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू तो हो गई है, अब संवैधानिक प्रक्रिया है तो इसे रोका भी नहीं जा सकता, एसआईआर तो होगा, लेकिन अब आपकी तैयारी क्या है? देखिए, विपक्ष के नाते हमारी नीति बिल्कुल साफ है, तो विपक्ष की संतुष्टि के साथ आप एसआईआर कराएं। विपक्ष कभी भी एसआईआर के साथ आप एसआईआर कराएं, विपक्ष कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो त्रुटियां और जो उसमें बदनीयती निकल के आपकी आ रही है उसको लेके हमने पहले भी सवाल उठाए हैं, अभी भी सवाल उठा रहे हैं, और अगर ये प्रक्रिया के दौरान और प्रक्रिया के बाद फिर वो चीजें निकल के आएंगी तो निश्चित ही विपक्ष के हमारा जो दायित्व है उसको हम निभाएंगे, और उसमें हम जो त्रुटियां हुई होंगी उसको हम देश के सामने, देश की जनता के सामने, चुनाव आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि अगर ये सरकार इतनी सत्ता के मध्य में मस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था जो संविधान के हमारी रक्षक है, आज थोड़ा बहुत जो देश में संविधान का बोलबाला है वो उसी वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय देके सरकार के पेड़ में बेड़ियां डालने का काम करते हैं। नहीं तो ये छुट्टे सांड की तरह पूरे देश से संविधान को खत्म करने का इनकी योजना थी। इस बार इनके सांसद जो कैंडिडेट थे वो मांग कर रहे थे कि हमको 400 पार दो, हम संविधान बदलेंगे। देखते हुए मैं आपको रोकना चाहूंगी, और एसआईआर को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो ज्यादा कठिन नहीं है और सभी लोग इसमें योगदान देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो सियासत है एसआईआर को लेकर के देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इतनी कठिन नहीं है और सभी लोग आसानी से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे वोट चोरी का जो शक है और जो भी आरोप लगाए जाते हैं चुनाव आयोग को, उसका जो तोड़ है वो चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए निकाला है, और ये जो प्रक्रिया है वो फरवरी तक पूरी होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS TV के साथ। नमस्कार।